दुनिया भर में बदलते हालात को देखने वालों को नवाब कैफी का सलाम। आज के बदलते हालात में आप देख सकेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का अमन मुआहिदा, हिंदुस्तान से माइनॉरिटीज़ का खात्मा तो नामुमकिन दिखाई देता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का इफ्तिताह कर डाला। भारत के साथ मोहब्बत और चीन के साथ दुश्मनी में चीन पर मुमकिना हमले के लिए 5 बड़े मुल्कों का फौजी इत्तेहाद, भारत का फ्रांस के साथ 36 रफाल जंगी जहाज खरीदने का मुआहिदा, अमेरिका के सामने अफगानिस्तान से अपनी फौजों और असलहे की वापसी। खबर ये भी है कि ईरान ने भारत को चाबहार के रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। भारत में माँ को माता और भारत को भारत माता कहा जाता है, लेकिन गाय भारत की वो तीसरी माँ है जिसे गौ माता कहा जाता है, जिसके जिस्म से निकली हुई अमृत धारा को पीकर हिंदू मत के मानने वाले शांत हो जाते हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ। सबसे पहले देखते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का अमन मुआहिदा। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान एक अमन मुआहिदा तय पा गया है। We announced the establishment of a full and formal peace between Israel and the UAE. It includes the mutual opening of embassies, direct flights, and many other bilateral agreements. We will be able to also announce that we will begin what I would call a normal relationship with Israel in various areas. मगरबी मीडिया का कहना है कि मुआहिदा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तारीखी कामयाबी है। This is a truly historic moment. After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. बाज़ तज्ज़ियाकार कहते हैं कि मुआहिदा अमेरिकी इलेक्शन में ट्रंप की दोबारा कामयाबी की उम्मीद है। पाकिस्तान के हलकों में मनफी और मुस्बत रुझान पाया जाता है। हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में क्लियर कर दिया था कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती। जो 2 नेशन थियोरी थी पैलेस्टीनियन की कि उनको पूरा एक उनकी स्टेट मिले जो कि पैलेस्टीनियन फैसला करें, ठीक है। पाकिस्तान में जमात इस्लामी का कहना है कि अरब इजराइल अमन मुआहिदा बैतुल मक़दस से मुसलमानों के दस्तबरदार होने का पैगाम है। और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो शुद्ध पॉलिसी है कि हम बैतुल मुक़द्दस के आज़ादी के लिए फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहेंगे। आज जमात इस्लामी भी ये अज़म करती है, 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम ये ऐलान करती है कि हम इस मुआहिदे को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान शरीयत कौंसिल ने इसराइल व अमारात अमन मुआहिदे की मजम्मत की है। बाज़ मंदूबीन का ख्याल है कि अमन मुआहिदा फ़लस्तीन के लिए अमन का पैगाम है। यहाँ पे इसराइल के हवाले से जो उनके सफारती ताल्लुकात कायम हुए हैं, ये एक ऐसा तब्दीली है कि शायद सदियों के बाद ऐसी बात हुई है जो कि अरब कंट्री में जो कुछ हुआ है। हम इस बात पे वाज़े हैं कि हम फ़ख्र अफ़गान बादशाह खान के सोच और फ़िक्र के मुताबिक सारी दुनिया से नफ़रतें ख़त्म करना, हर एक की हैसियत को तस्लीम करना, भाईचारे के साथ रहना, यही हमारा मकसद है। एक जानिब भारत के करोड़ों अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब भारत का जंगी जुनून है जो फ्रांस के साथ सन 2016 में रफ़ाल जंगी जहाज़ों का सौदा करता है, जिसका चर्चा इन दिनों भारत के मीडिया में आम है। ये संदेश सीधा चीन पाकिस्तान के लिए, राफाल में दुश्मन में भय, पीओके अक्साई चीन आना तय। तूफान आया है, बलवान आया है, जिसका निशाना अचूक है, जिस पर भरोसा अटूट है। नाम रफाल और काम दुश्मन को चित करना। देश का चौकीदार ले आया रफाल। रफाल जंगी जहाज़ों के भारत में आने पर वहां के टीवी एंकर्स के बारे में रविश कुमार की राय मुलाहिजा कीजिए। दरअसल मैं एक चैनल का कार्यक्रम देख रहा था, रफाल आने वाला था। उसे देखकर लगा कि अच्छे दिन एंकरों के आ गए हैं। रफाल मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे आप सोचिए वो मिसाइल आप दाग सकते हैं। हम मिटियोर की खास तौर पे बात करें तो मिटियोर चीन के पास क्या अभी किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। इस समय बहुत बड़ी उलझन चीन के लिए होगी, पाकिस्तान की तो खैर बात ही क्या करें अंजलि। बस नट बोल्ट खोल कर ही दिखाने का मौका नहीं मिला
वरना न्यूज चैनलों के एंकर रफाल के सारे कलपुर्जे खोल एक एक नट का ब्यौरा बताते और फिर से सारे पुर्जे को कस देते, रफाल ही बना देते। और फ्रांस ने हाल ही में चंद जहाज हिंदुस्तान के हवाले भी कर दिए हैं। 5 आ जाएं, 500 आ जाएं, वी आर फाइन, वी आर एब्सोल्युटली रेडी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी इस्तिताअत पे किसी किस्म का शक नहीं है। ये जितने भी ये जहाज़ इकट्ठे कर लें, अगर उनकी जंग नाजायज़ है तो उनको शिकस्त होगी। किसी भी महफूज और अमन पसंद मुल्क के लिए जानलेवा हथियार और ख़तरनाक सिक्योरिटी फोर्सेस को जमा करने का कोई जवाज़ नहीं बनता, लेकिन भारत माजी में पाकिस्तान और मुस्तक़बिल में चीन के साथ दुश्मनी के गुमान में जंगी अज़ाइम रखता है। जिस तरह से डिफेंस स्पेंडिंग इंडिया कर रहा है, ये इस इलाके के अंदर कन्वेंशनल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है, और जब कन्वेंशनल बैलेंस अफेक्ट होता है तो चीज़ें किसी और डोमेन में चली जाती हैं। लेकिन जंग के नताइज न सिर्फ किसी हुकूमत बल्कि उसके अवाम के लिए भी कभी अच्छे नहीं होते। हाल ही में भारतीय फ़ौज और भारत सरकार लद्दाख में इन नताइज की हल्की सी झलक देख चुकी है। हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। इतनी ज़बरदस्त शिकस्त हुई है, उसके बाद वहाँ पर एक सख्ते का आलम पूरे हिंदुस्तान में आ गया। हिंदुस्तानी फ़ौज ने बयान नहीं दिए, हिंदुस्तान की हुकूमत ने काफ़ी दिनों तक कोई बयान नहीं दिए। उसके बाद वो सोचते रहे कि क्या बयान दें, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक दौरे का इंतज़ाम करते हैं जिसमें जाकर हम बड़ी बुलंदबांग बातें करेंगे। वहाँ पर आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत हैं जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। मरने वाले तो अपनी जान से गए, अब नरेंद्र मोदी जी किसी फौजी को चट्टान कहें या आसमान, जो चले गए वो आसमान से कभी वापस नहीं आ सकते। जो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें चाइना ने एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन इसके बावजूद उनके इंडिया के कितने लोग मारे गए, इनके फौजी मारे गए, और इसके साथ उनका मोरल भी डाउन हो गया। लद्दाख की गलवान वादी में चीन के हमले के बाद लोगों ने चीनी मसनूआत को आग लगा दी। चाइना ने जिस प्रकार से लद्दाख में भारतीय सैनिकों के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, उससे पूरे देश में एक रोष और आक्रोश का माहौल है, और देश के व्यापारियों ने तय किया है कि हम चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। भारत ने चीन के 59 मोबाइल एप्लीकेशंस को भी बैन कर दिया है। TikTok has been banned in India. चाइनीज ऐप्स पर इंडिया ने एक्चुअली डिजिटल स्ट्राइक किया और एक झटके में 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। और अब गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को कह दिया है कि भाई इंडिया से आपके जाने का वक्त अब आ गया है, आपका वक्त यहाँ पर पूरा हो गया है। भारत ने चीन से तिजारती बाइकॉट का भी ऐलान किया है। Spending money on Chinese products is ultimately going to hit the country because China will use that money to put its forces against Indian forces. मगर भारत ने इस झड़प को आने वाले बड़े तूफान का पेशखेमा साबित करते हुए दुनिया की 5 बड़ी ताकतों को साउथ ईस्ट एशिया में फौजें जमा करने के लिए आमादा कर लिया है। ग्लोबल न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका ने ख़तरनाक बॉम्बर जेट B-2 को चीन के खिलाफ इंडिया की मदद करने के लिए तैनात कर दिया है। हिंदुस्तान और चीन के माबैन तनाव कम नहीं हुआ है। लगता है लद्दाख में चीनी फौज का हमला कम नहीं हो रहा और मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन ने पैंगोंग झील में दरअंदाजी की है। अमेरिका ने अपने मुसल्लह एटमी लड़ाका तैयारे को डियागो गार्सिया में तैनात कर दिया है, जो हिंदुस्तान के करीब एक नेवी बेस है। ये ममालिक इनमें से कोई भी चीन के साथ बराह रास्त तसादुम करने की पोजीशन में नहीं है और ना कर सकता है। चुनांचे इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो ये करेंगे वो ये है कि भारत की मालियाती या असलहे की बुनियाद पर जितनी इमदाद हो सकती है वो करेंगे। इस ऐलान की इससे ज़्यादा मुझे कोई और हैसियत नज़र नहीं आती। इस इत्तेहाद में भारत को सबसे ज़्यादा भरोसा अपने नए दोस्त अमेरिका और अमेरिका के प्रेसिडेंट
डोनाल्ड ट्रंप पर है। अगर हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन की एक बुक आई है और उनका जब इंटरव्यू किया इंडियन मीडिया ने तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का साथ देंगे अगर एक लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट या लिमिटेड स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना का होता है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो भी भारत की फौजी हिमायत में दिलचस्पी रखते हैं। Not just the United States. We will start very shortly a dialogue with our EU friends on how we collectively can respond to this challenge from the Chinese Communist Party. अमेरिका के सियासी तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि माइक पोम्पियो का भारत की मोहब्बत में दिया गया ये बयान भी हवाई लगता है कि अमेरिका अपनी फ़ौजी ताकत यूरोप के मुल्कों से कम करके भारत और साउथ ईस्ट एशिया में तैनात कर सकता है। शायद ये चीन की भारत को मुमकिन धमकियों का जवाब तस्वुर किया जा सकता है। इस खित्ते में जहाँ पे इंडिया है, इंडियन ओशन है, तकरीबन 4-5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा ट्रेड गुजरती है। सो अमेरिकन जो वहाँ पे आए हैं वो इंडियंस उसको रंग ये दे रहे हैं कि शायद ये हमारे लिए आए हैं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। एक बात तो ये है और दूसरा इससे पहले एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान मौजूद है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप तो है लेकिन वो कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मुमालिक जो हैं वो एक ब्लॉक बनेगा चाइना के मुकाबले में खड़े होने के लिए। अमेरिका के सियासी नगमा निगारों का ख्याल है कि भारत की अमेरिका से फ़ौजी मदद की उम्मीद महज खाम ख्याली है जिसे ज़बानी जमा खर्च भी कहा जा सकता है क्योंकि अमेरिका के सामने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजों और असलहे की वापसी और तालिबान से तस्फिया तलब मसाइल का सामना है। Main issue, of course, is Afghanistan because it concerns the US and Pakistan, and fortunately we are on the same page. Both of us are interested in peace there and an orderly transition in Afghanistan with talks with Taliban and the government. इमरान खान ने अफगानिस्तान पर जो पॉलिसी इख्तियार की है वो अमरीकी पाकिस्तान के भी मुफाद में है और इत्तफाकिया बात ये है कि वो अमरीकियों के मुफाद में भी है और अमरीकियों से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप ये करना चाहता है कि अफगानिस्तान से तमाम फौजों को निकालना चाहता है। ये भी सुना गया है कि भारत मुख्तलिफ ज़ावियों से पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अपने फ़ौजी ऑप्शंस का जायज़ा ले रहा है। हमें अपना डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंफॉर्मेशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जितने हमारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं उनको हमने एक तालमेल के साथ में इस्तेमाल करते हुए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पाकिस्तान की सेना है उनके ऊपर हमने ये प्रेशर डालना है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, तो जब हम तेल फेंकेंगे उसकी इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स के अंदर तो इनकी जो एक नज़र है जो इस वक्त बाहर की तरफ है उसे हमने घुमा के अंदर इंटरनल उनको अंदर अपनी जो मुल्क के हालात हैं वहाँ पे करवानी है और ये तभी होगा जब हम उनका खून बहाएंगे थ्रू एसिमेट्रिक मींस। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। पाकिस्तान की अफवाज तैयार हैं, पाकिस्तान के लोग तैयार हैं, पाकिस्तान की अफवाज हैं वो बैटल हार्डन्ड हैं, जबकि हिंदुस्तान जो है अब तक जो देखें उसका रिकॉर्ड तो वो निहत्ते लोगों से, निहत्ते शहरियों से लड़ता रहा है। भारत चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो सरहदी खिलाफ वर्जी कर चुका है वही सरहदी खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी मुसलसल कर रहा है जो एक बड़ी जंग का पेश खेमा है कि जब से नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आई है 2014 से अगर आप सिर्फ LOC वायलेशंस की बात करें तो वो बहुत बढ़ गई हैं। 2014 में तकरीबन 500 कुछ LOC वायलेशन थी जबकि अभी 2020 में इस वक्त तक 6 महीने गुजर गए हैं और 1000 से ज़्यादा LOC वायलेशंस हैं। कश्मीर के मुजाहिदे अव्वल के साहबजादे और आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान का लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की सरहदी खिलाफ वर्जियों पर अपनी तशवीश का इजहार। अब हिंदुस्तान जो है अंदर से बहुत तेज़ी के साथ तोड़ फोड़ का शिकार है। उनके पास कोई और रास्ता सिवाय इसके नहीं है कि वो सिविल आबादी को निशाना बनाए। फ़ौज के साथ तो पंजा आजमाई कर नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों को हाल ही में
भारतीय फौजी गोलाबारी का निशाना बनने वाले आज़ाद कश्मीरियों से मुलाकात का एक मौका फराहम किया। आप भी देखिए हकीकत क्या है। Happy that you are here and we are very hopeful also that this visit would be very useful and it will help you understand the real and actual environment on the LOC. तो उन्होंने अचानक ही सिविल आबादी में फायरिंग शुरू की है। तो मैं बरामदे में सो रहा था, साथ ही आके गोला लगे, इसकी वजह से ये बाजू 2 जगहों से काटा गया है। तो इंडिया वालों ने गोला मारा है ना, तो मुझे इंडिया के शान लगे थे, तो मेरी टांग काटी गई है, तो पाक आर्मी ने मेरा इलाज कराया। पाकिस्तान जिस खुले दिल से गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों को आज़ाद कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर ले गया, क्या भारत भी मीडिया को जम्मू और कश्मीर के कर्फ्यू ज़दा इलाकों में ले जा सकता है? ये हैं भारत के जाने माने सीनियर सहाफ़ी अभिसार शर्मा, जो सच बोलते हैं और सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। कश्मीर में आज पत्रकार अपनी बात तक नहीं कह सकता। ये देखिए, पूरी कश्मीर घाटी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवानों की मौजूदगी है। 5 अगस्त के बाद एक मेजर क्लैम्प डाउन हुआ कश्मीर में। द सिचुएशन हैज बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर जर्नलिस्ट। मेनी जर्नलिस्ट वर बीन समन्ड। उनको पुलिस स्टेशंस बुलाया गया, उनको समन किया गया, क्वेश्चन आंसरिंग की गई उनको अबाउट स्टोरी जो उन्होंने की थी, और उनमें से कई पे UAPA भी लगाया गया, जिसके अंदर एक इंसान को कई साल जेल भी हो सकती है। जिंदगियां उनकी बर्बाद हो चुकी हैं। एडिटोरियल्स तक वो नहीं छाप पा रहे हैं, हकीकत तक नहीं रख पा रहे हैं। हाल ही में ये खबर भी सामने आई है कि भारत यूनाइटेड टेरिटरीज में चीन से अक्साई चिन और पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर के मीरपुर के कुछ इलाकों को अपने नए नक्शे में शामिल कर चुका है। 5 अगस्त को उन्होंने कश्मीर के ऊपर हमला किया था, उसके ऊपर कब्ज़ा किया था। उसके बाद 31 अक्टूबर को उन्होंने ये किया कि उन्होंने नए जाली नक्शे जारी कर दिए, बताया कि मखूज़ा इलाका जो है वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान का हिस्सा है, जो नहीं है, बल्कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी शामिल कर लिया। अमरीकी सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चीन के खिलाफ 5 बड़ी ताकतों के इत्तेहाद का हिस्सा बन चुके हैं। The 5 countries have either banned or are working to remove Huawei from 5G after US officials repeatedly sounded the alarm. Huawei and other Chinese state-backed tech companies are Trojan horses. We have taken this decision that there can be no new Huawei equipment from the end of this year and set out a clear timetable to exclude Huawei completely by 2027 with an irreversible path implemented by the time of the next election. लेकिन दुनिया में ये 5 बड़ी ताकतें यानी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और बरतानिया जम्मू और कश्मीर में लगे हुए तवील कर्फ्यू और माइनॉरिटीज़ पर जुल्म और सितम के बारे में बिल्कुल खामोश है। जो चीज़ नज़र आ रही है उसमें ऐसा कुछ है नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो ग्लोबल अदारे हैं वो इंडिया पर प्रेशर डालेंगे, बल्कि वो तो उनकी खामोशी इस चीज़ में देखने को मिली है और वो इसको इंडिया का इंटरनल इशू करार दे रहे हैं। और इंडिया इस हद में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है कि वो कश्मीर के बारे में कहे ये कि उनका इंटरनल इशू है और ये पाकिस्तान और उनका बायलैटरल इशू है, हम खुद ही देख लेंगे, जबकि वो बायलैटरल भी नहीं रहा, वो उसको यूनिलैटरली डील कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो उन्होंने कश्मीर के ऊपर दोबारा कब्ज़ा किया है और वहाँ से उन लोगों की ज़मीन छीन रहे हैं, बाहर से हिंदू ला के वहाँ आबाद कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका एक तवील मंसूबा है। ये पूरा लैंड ग्रैब मॉडल है, यानी गुड़गांव में जिस तरह से लोग रातों रात करोड़पति बन गए, उनकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए, वो कश्मीर में नहीं होता। कश्मीर में उल्टा होगा। कश्मीर में जो है लोग बैंकरप्ट होंगे, वो डिफॉल्टर बनेंगे। बैंक जो है वो क्योंकि सेंटर के अंडर है, बैंक उनकी ज़मीन ले लेगा, वो बाहर वालों को ऑक्शन की जाएगी। तो ये पूरा एक लैंड ग्रैब का मॉडल किया जा रहा था। दुनिया जानती है कि कश्मीरी अवाम अपनी आज़ादी और हक़ खुद इरादी के ख्वाह हैं, लेकिन 73 साल गुजर जाने के बाद अचानक भारत ने गैर एलानिया तरमीम और तनसीख करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा कर दिया और आज भी बहुत से कश्मीरी रहनुमा घरों में कैद हैं। इन चेहरों पर गौर कीजिए। फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, PDP की नेता महबूबा मुफ्ती, शाह फैसल, सज्जाद लोन, या तो इन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत नजरबंद कर दिया गया या कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये तमाम वो लोग हैं जो मुख्य धारा के राजनेता हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो कश्मीर की जनता को भारत में विश्वास करने की सलाह देते रहते हैं, मगर इन्हें
नजरबंद कर दिया गया। न जाने किस मसलहत के तहत फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई और भारत के सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई को भी फारूक अब्दुल्ला तक रसाई दे दी गई। बल्कि हैरत की बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला को भारतीय मीडिया के सामने आने की भी इजाज़त मिल गई। हालांकि कश्मीर में 1 साल से कर्फ्यू लगा हुआ है और इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जबकि फारूक अब्दुल्ला का ताज़ा इंटरव्यू इस बात का सबूत है कि इनकी आज़ादी के पीछे कोई बड़ी सियासी मसलहत है जिसकी हकीकत नरेंद्र मोदी या अमित शाह या अजीत डोवल ही जानते हैं। सुनिए जम्मू और कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी आज़ादी के बाद क्या कहते हैं। We're all under lockup. There is so much of security forces everywhere. What time? We are nearly prisoners in this state. You can move around now. Surely you can move around now. It is not Farooq Abdullah moving around. It is the people of the state who are locked up. Every day, a second day, there is curfew here, curfew there, blocked here, blocked there. But that's also partly because Dr. Abdullah, for 30 years now, a low-intensity insurgency has been carried out by Pakistan, sending terrorists across the border. That's a harsh reality as well. And until that remains, the security forces may well have to be in place. It's okay. Let's see how much they will achieve. Go ahead. Lock everybody in. Lock everybody. They're already locked up, so how does it matter? Go ahead. But you agree that there has been a low intensity. You agree that Pakistan has carried out a low intensity conflict. You agree that unless there is a Pakistan dimension that we can't run away from? Well, today it's not the Pakistani dimension. Today you are also the Chinese dimension. You have all the dimensions that you have called for. The minute you remove 370, China doesn't accept your question. They say restore 370. Are you saying there is a direct? Are you saying have problem on both sides? Are you saying saying have problem on the right? You have problem on the left. You're saying a very important. You believe that the Chinese intrusion into Ladakh is directly linked to the scrapping of Article 370? I'm sure it must be a part because they have said it themselves. 1 साल गुजर जाने के बावजूद ये कर्फ्यू आज भी जारी है, जो शायद दुनिया में अपनी नौयत का पहला कर्फ्यू है। 12 महीने होने वाले हैं और मकबूजा कश्मीर का लॉकडाउन कश्मीरी खड़े हैं और मुजाहिद अफजल सरदार क़याऊम खान का दिया हुआ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा चप्पे चप्पे पर लगा हुआ। ये नारा सरदार क़याऊम खान ने अपनी ज़िंदगी में दिया था। आज हिंदुस्तान की 10-11 लाख फौज उस नारे को नहीं रोक सकी। एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ कश्मीर, वहाँ से आपको पाकिस्तान का परचम बुलंद होता हुआ और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा दिखाई देता है। भारतवासियों के दिल जीतने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का इफ्तिताह कर डाला। लेकिन भारतवासियों का कहना है कि मोदी जी के सामने राम का कद छोटा कैसे हो गया। सुनिए अभिसार शर्मा क्या कहते हैं। हम धर्म के मामले में बहुत संवेदनशील हैं, राम के बारे में कुछ कह नहीं सकता। मगर यहां आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर जो है वायरल की जा रही है भारतीय जनता पार्टी प्रचार तंत्र की तरफ से, जहां राम का कद प्रधानमंत्री से छोटा बताया गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर का मकसद सिवाय सियासत के, सिवाय अपने वोट बैंक को बढ़ाने के और कुछ नहीं है। भारत जनता कहती है कि राम तो कभी था ही नहीं। विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस के भागवत हो, भागवत के और पिताजी हो, या कोई मनीषी हो, दार्शनिक हो, इतिहासकार हो, संत हो, साधु हो, शंकराचार्य हो, कोई भी ये सिद्ध करे कि राम यहाँ पैदा हुआ, मैं कहता हूँ राम कभी यहाँ पैदा हुआ ही नहीं। ये जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि राम यहाँ पैदा हुआ। मैं निशांत वर्मा माननीय सुप्रीम कोर्ट की लाइन दोहरा देता हूँ, हिंदू इज नॉट अ रिलीजन। हिंदू कोई धर्म नहीं है। अब बताओ कौन से धर्म के भैया? तो इस देश का सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। एक्सेप्ट करो, डाइजेस्ट करो। हर हिंदू अपने आप से, जो अपने आप को हिंदू कहता है, वो सवाल करे कि आपके, मेरे तो नहीं, आपके हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी 7 साल हो गए सरकार चलाते हुए। इन्होंने आज तक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी करके या अपना खुद पार्लियामेंट में बिल पास करके हिंदू को धर्म क्यों नहीं बनाया आज तक? बड़े हिंदू सम्राट है।
हिंदुस्तान से माइनॉरिटीज़ का खात्मा तो नामुमकिन दिखाई देता है, जिसका जिक्र भारतीय सोशल मीडिया के इस क्लिप में आप वाज़े तौर से देख सकेंगे। मैं तो कह रहा हूँ इस देश में जितने मंदिर हैं सब तो तोड़ दिए जाए। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को, क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंचाएगा। मंदिर बनाने से अंधविश्वास फैलता है, गंदगी फैलती है, लोगों के बीच घृणा फैलती है, और कुछ नहीं फैलता। आप बताइए, एक मंदिर ने किसी ने धर्म का काम किया हो, किसी ने लोगों में शिक्षा का इस तरह से कोई काम किया हो? आप बताइए ना। मैं तो कह रहा हूँ दलित को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। इस देश के किसी भी गरीब समझदार व्यक्ति को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। उसको जाना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए, कॉलेजों में जाना चाहिए, लाइब्रेरी में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ज्ञान मिलेगा तो उजाला फैलेगा, अगर ज्ञान नहीं मिलेगा इस देश में कुछ नहीं होगा। जिस तरह से शिक्षा की हालत बना दी है इन्होंने, इस सरकार ने, आरएसएस ने, इस देश का बेड़ा गर्क होने वाला है। राम मंदिर से क्या होगा साहब? तो हमारे जब धंधे खत्म हो गए हैं, जब हमारे खेत खाली हो, हम खेती हमारी खत्म हो गई है, जब हमारे गांव खाली हो रहे हैं, तो ये मुद्दे है ना। धर्म के लिए थोड़ी बैठी है सरकार। राम मंदिर बनने से क्या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, फार्मर्स डिस्ट्रेस खत्म हो जाएगा। राम ये सब इलेक्शन के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है इसीलिए चिल्ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के तासुबात का यही जुनून राजेश्वर सिंह जैसे गुमाश्तों के पैगामात के ज़रिए अक़लियतों को ये पैगाम देता है कि 31 दिसंबर 2021 भारत से इस्लाम और ईसाइयत के ख़ात्मे का आखिरी दिन होगा और भारत में सिर्फ हिंदू मत के मानने वाले रहेंगे। अगर आपने ऐलान नहीं सुना तो दोबारा सुन लीजिए। 31 दिसंबर 2021 is the last date for Christianity and Islam in this country, हमने तय किया है। 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाइयत को ख़त्म करेंगे, हमारा संकल्प है। इंडियन पॉलिटिक्स जवाब दे चुकी है। मुसलमान सारे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, हिंदू बीजेपी के ख़िलाफ़ खड़े हैं, सिख सारे बीजेपी के ख़िलाफ़ खड़े हैं, और उसके बाद ईसाई सारे बीजेपी के ख़िलाफ़ खड़े हैं, गैर इंतहा पसंद हिंदू जो है वो खड़े हैं, अनटचेबल खड़े हैं, निचली ज़ात के हिंदू सारे परेशान हैं। तो हिंदुस्तान जो है वो ये एंटी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, अक़लियतों के मुखालिफ एक हुकूमत है और हिंदुत्व पे चलने वाली हुकूमत है, आरएसएस की हुकूमत है। भारत न जाने किस वजह से भारतीय मुसलमानों के जज्बात को भड़काने के लिए कभी शहरियत के बिल का शोशा छोड़ देता है और कभी NRC या CAA जैसा नाकाबिले अमल कानून सामने ले आता है। इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड भारत के बारे में क्या कह रहा है, ये अफसोसनाक है। जॉर्ज सोरोस अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं और समाज सेवा के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के घटनाक्रम काफी डराने वाले हैं। उन्होंने कहा, कश्मीर और CAA जैसे कानून का हवाला देते हुए जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने के बाद वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो कहां तो भारत को विश्वगुरु बनाने का वादा किया गया था और कहां दुनिया भर में देश का नाम बदनाम हो रहा है। RSS की छांव में चलने वाले हिंदुत्व के प्रचारी नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी भारत के सियासी गुलकारों का नगमा यही है कि मुस्तकबिल में मोदी जी की हुकूमत रहेगी या राजधानी पर अमित शाह जैसे किसी और हरीसाना शख्सियत का कब्जा होगा। सुनिए अभिसार शर्मा क्या कहते हैं। आपके स्क्रीन पर इस वक्त यूएस फॉरेन रिलेशंस कमेटी यानी कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय का एक विभाग वो क्या कह रहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध सही दिशा की ओर जा रहे हैं, मगर पिछले एक साल में धारा 370 हटाए जाने के बाद माहौल चिंताजनक है। डोनाल्ड ट्रंप बात पर यह कहते हैं कि मैं मध्यस्थता करना चाहता हूं, भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएट करना चाहता हूं। जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो पिछले एक साल में हो गया, कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन। अगर ऐसा हुआ तो मसलहत की दोस्ती के जलते हुए दिए सिर्फ 2 इनफरादी दिलों में जलते रह जाएंगे और अमेरिका व भारत में फासले बढ़ सकते हैं। आप देखिए ना कि बीजेपी ने इलेक्शन में जम्मू में कितना थम्बिंग मेजॉरिटी हासिल की, लेकिन ये 370 के बाद जब पंचायत के इलेक्शन हुए कितनी बुरी तरह मार पड़ी। यानी जो डोगरा, जो हिंदू, जो सिख बीजेपी में था भी जम्मू और कश्मीर में, यह है भी, वो कश्मीर के तशख़्ख़ुस पर समझौता नहीं कर सकता। सियासी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अगले इलेक्शन में
न जाने डोनाल्ड ट्रंप का ट्रंप कार्ड चलेगा या किसी और का ट्रंप कार्ड भारत और अमेरिका की दोस्ती का पासा पलट सकता है। बहुत सारी चीज़ें मुमासलत हैं नरेंद्र मोदी के अंदर और प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन जीतने के लिए नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का कार्ड और ट्रंप साहब चाइना का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। खबर ये भी है कि ईरान ने भारत को चाबहार के रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। इंडिया डबल प्ले कर रहा था, एक तरफ तो वो अरब्स और ईरान के दरमियान बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा था, दूसरा वो अमेरिका को नाराज नहीं करना चाह रहा था। देखिए चाइना और ईरान के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो अगले 25 साल में मैच्योर होगी, जिसमें चाइना तकरीबन $400 अरब की इन्वेस्टमेंट करेगा। उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो ईरान को बहुत देर से इस चीज़ की ज़रूरत है कि उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा पुराना हो गया है और पिछले 35-40 साल से ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं वहाँ पे आ सकी। और दूसरा ये है कि एक टेसिट सी अंडरस्टैंडिंग भी थी इंडिया और ईरान की। ईरान का चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से भारत को बाहर निकाल देना पाकिस्तान के लिए निहायत खुश आइंद बात समझी जा रही है, क्योंकि भारत चाबहार पोर्ट के रास्ते अफ़गानिस्तान तक रसाई हासिल करके पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान के लिए अब ये तशवीश कम हो गई है। आरिफा खानम शेरवानी भारत की मुमताज़ तज्ज़ियाकार हैं। सुनिए हिंदुस्तान के तज्ज़ियाकारों के बारे में उनकी राय क्या है। पत्रकारिता को कहा जाता है कि कमज़ोर लोगों की आवाज़ या बे आवाज़ लोगों की आवाज़, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस पीपल। लेकिन यहाँ बे आवाज़ की कोई आवाज़ नहीं है। जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा मजबूत है उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। खबर नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, ट्विटर पर जो उनकी सेना है, सोशल मीडिया पर जो उनकी सेना है, सबसे जहरीली सेना है। ये लोग महिलाओं को टारगेट करते हैं, महिला पत्रकारों पर बलात्कार की धमकी देते हैं और इन तमाम जहरीले ट्रोल्स को कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। जो पत्रकार हैं, सो कॉल्ड पत्रकार हैं, जो एंकर हैं जिनको हम कहते हैं, वो रोल प्ले कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे रफाल जो है वो फाइटर जेट्स आए हैं तो बाकायदा वो आपको नज़र आएंगे कि अब वो रक्षा विशेषज्ञ बन गए हैं और आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये राष्ट्रवाद की पूरी लहर पूरे देश में आ जानी चाहिए। चीन अगर भारत की सरजमीन पर घुस आता है तो ये बताएंगे कि भारत ने कैसे जवाब दिया, बजाय इसके ये आपको बताएं कि 20 जो हैं हमारे फौजी मारे गए और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। जिम्मेदारी तय करें, इसके लिए आपको सूचित करने का काम करें। वो रोल प्ले करेंगे कि कैसे सरकार को बचाने के लिए पूरी तैयारी की जाए। कि लोग धर्म के नाम, पार्टी के नाम पर गोदी मीडिया के चैनलों को सपोर्ट कर रहे हैं, कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि इन एंकरों ने पहले पत्रकारिता की हत्या की है। इन्हें आपके लोकतंत्र से कोई मोह नहीं है, अगली बारी आपकी है। भारत में माँ को माता और भारत को भारत माता कहा जाता है, लेकिन गाय भारत की वो तीसरी माँ है जिसे गौ माता कहा जाता है, जिसके जिस्म से निकली हुई अमृत धारा को पीकर हिंदू मत के मानने वाले शांत हो जाते हैं। देखिए सोशल मीडिया की एक रिपोर्ट। With the current corona pandemic, Hindu groups and religious conservatives are offering cow urine in a bid to ward off the coronavirus. एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप लें। तो ये कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। मुझे नहीं सुनना है गाय के बारे में, मुझे इंसानों के बारे में सुनना है। क्यों गाय इंसान नहीं है? नहीं, गाय इंसान नहीं, गाय जानवर होती है बलराज साहब। नहीं है, बिल्कुल गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना चाहिए। आपने देखा कि भारत ने भारत माता का अमृत धारा पूरी दुनिया में फैला दिया है, लेकिन इस्लामी दुनिया के लोगों ने इसकी शदीद मजम्मत की है। ज़रा सुनिए ये सोशल मीडिया क्लिप क्या बता रहा है। So I'm warning all Muslim brothers and sisters out there, wherever you are in the world, please do not eat any Indian spices, do not eat any Indian food,
do not use any Indian cosmetics because they use cow urines and dunks mixed in there. अफसोस की बात यह है कि भारत ने अपनी गऊ माता की इस अमृत धारा को दवाओं और खाना पकाने के मसालों में शामिल करके दुनिया के हर मज़हब के मानने वालों के जिस्म में कोरोना की नई वैक्सीन की तरह पेवस्त कर दिया है। अब सवाल ये है कि भारत अपनी इन रिवायात को दूसरे मज़ाहिब में क्यों दाखिल करना चाहता है। आज के लिए इतना ही। बदलते हालात से नवाब कैफ़ी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। दुनिया भर के सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब का भी शुक्रिया, जिनके न्यूज़ क्लिप्स की मदद से आज का प्रोग्राम तैयार किया गया।